जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाला हूं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में मैंने बता चुका है और लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड टेक द कॉन्सेप्ट फ्रॉम देयर। तो आज मैं बात करने वाला हूं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से ले लें। तो बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो चलिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। दैट मींस मैं किसी को स्लैप करता हूं, वो भी मुझे स्लैप करता है, तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। जी नहीं दोस्तों, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है ना कि to every action there is a equal and opposite reaction. It is not a complete definition of Newton's third law of motion. तो अब क्या है, तो देखिए समझिएगा पहले इंपॉर्टेंट। अगर मैं किसी को स्लैप करता हूं, ठीक है, किसी को स्लैप करता हूं तो ये जो फोर्स हमारे इस चिक पर लगा रहा है, तो ये चिक भी इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है। दैट इज अ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब इसको समझे कैसे, तो आइए इसको डेफिनेशन से देखते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम ना लगे डेफिनेशन को लिखने में, इसलिए मैंने पहले से डेफिनेशन को लिख के रखा है। तो बात करते हैं, देखिए डेफिनेशन का। तो व्हेनेवर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मतलब देखिए कितना अच्छा से इसको एलोबरेट किया हुआ है। आप इसको लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। देखिए इसमें बात क्या किया कि अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हो और वो ऑब्जेक्ट सेम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उसी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर लगाता है, दैट इज अ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए इतना बात समझ में आ गया। तो आपको वो डेफिनेशन नहीं लिखना है, ये ऐसा डेफिनेशन लिखना है, या फिर जो भी डेफिनेशन लिखना है प्लीज कंप्लीट डेफिनेशन लिखिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में होना चाहिए। तो इसमें भी बहुत गलती करते हैं, ये मैं बताता हूं कहां गलती करते हैं। तो अभी आपने देखा कि डेफिनेशन को किस तरह एलोबरेट करके मैंने समझाया था। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, इसमें गलती क्या कर सकते हो आप। देखिए कि अगर मान लीजिए कोई सरफेस है और उस पर एक ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस है और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसमें नीचे कुछ फोर्स लगेगा क्या? लगेगा। तो दैट इज नथिंग बट mg। तो यहां पे mg लगता है। चलिए अब ये इस पे कुछ ऊपर नॉर्मल लगेगा क्या? इस ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। तो देखिए अब जब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ है, नीचे mg और ऊपर n लग रहा है, दैट इज अ नॉर्मल, तो क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या? तो यस, 50% लोग यही बोल रहे हैं कि हाँ यार न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब देखिए कि जब बॉडी रेस्ट पे हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ठीक है, ये लिख सकते हो n इक्वल टू mg लिख सकते हो। जब बॉडी रेस्ट पे हो तो आपने ये लिख दिया n इक्वल टू mg, तो फिर ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्यों नहीं है? तो चलिए बात करते हैं क्यों नहीं है। तो सबसे पहला बात करते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। समझ में आया? ये बात से कोई दिक्कत है आपको क्या? एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। चलिए यहां तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, दो सरफेस का होना जरूरी है, तब जाकर हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझ सकते हैं और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वहां पर होगा। लेकिन अब देखिए जैसे कि मैंने बोला कि n इक्वल टू mg, जब रेस्ट पर है वो ऑब्जेक्ट, तो क्यों यहां पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं लगेगा? इसलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं लगेगा क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर। समझे? इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम नेचर का है ही नहीं। नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, तो क्या ये सेम होगा? तो ये क्या थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हर एक इंसान को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तब जाकर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि मजबूत कॉन्सेप्ट आपको बना सकता है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ ये कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्शन टू डिफरेंट बॉडीज होना चाहिए। खुद सेल्फ में आप नहीं कर सकते न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और दूसरा पॉइंट क्या था कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स आर ऑफ सेम नेचर, दोनों सेम नेचर के होने चाहिए। तब जाकर आपको यहां पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में समझ में आएगा और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स,
तो देखिए अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने समझ चुका है, ठीक है। अभी तक आप जितना भी समझे ना वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में था, जिसको आप अच्छे से कॉन्सेप्ट ले लिए होंगे। चलिए अब बात करेंगे किसके बारे में, तो अब बात करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल जीता जागता है कि आप अगर हर दिन जो चलते हो, ठीक है, तो क्या करते हो, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, वॉकिंग अ पर्सन, ठीक है। अगर कोई पर्सन चल रहा है, अगर कोई पर्सन चल रहा है तो क्या है कि वो फोर्स पर कुछ ना कुछ फोर्स तो अप्लाई कर रहा है ना, मतलब वो कुछ ना कुछ फोर्स उस पर लगा रहा है ग्राउंड पर, तब ना ग्राउंड उस पर भी एक फोर्स लगा रहा है। दैट मीन्स क्या कि आप जो फोर्स लगा रहे हो ना वो बैकवर्ड लगा रहे हो, उसको पीछे ढकेल रहे हो उस सरफेस को, और वो है सो आपको फोर्स लगा रहा है, तब जाकर आप आगे बढ़ पा रहे हो। देन कैन ओनली पॉसिबल यू कैन वॉक, ठीक है। तब आप चल रहे हो, तो क्या कर रहा है ना कि ये प्रोसेस हो रहा है आपका, और ये भी आपको फोर्स लगा रहा है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कि वॉकिंग अ पर्सन एक एग्जांपल है। अब अगर क्या हुआ कि ये जो था चल रहा था आगे, क्यों, क्योंकि इसका जो सरफेस था ना वो कांस्टेंट था, मतलब उसको तो ही पीछे नहीं कर सकता ना क्योंकि ये कांस्टेंट है। लेकिन अगर यही बात किया जाए ट्रेडमिल का, ट्रेडमिल में क्या होता है ना कि ये पीछे की ओर जाती है, ठीक है, घूमते रहती है, ठीक है। तो आप क्या करते हो ना कि इसमें फोर्स लगाते हो, तो जिसके कारण ट्रेडमिल का जो सरफेस होता है वो बैकवर्ड की ओर जाता है, तब जाकर आप एक जगह पे कांस्टेंट होके ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग कर सकते हो उसमें, ठीक है, एक ही जगह पे रह के। क्यों, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हो तो ट्रेडमिल का सरफेस पीछे जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप फिगर में देख के इसको अच्छे से जान पा रहे होगे। चलिए, तो ये था आपका वॉकिंग अ पर्सन के बारे में कि अगर वो चलता है ट्रेडमिल में तो क्या होता है ना कि जो उसको फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रही है ना किस पे, ट्रेडमिल के सरफेस पे, तब ना जाकर वो क्या कर रहा है, उसको बैकवर्ड की ओर लगा रहा है। तो फोर्स लगा रहे हैं ट्रेडमिल के सरफेस में, और ट्रेडमिल का जो सरफेस है वो फोर्स लगा रहा है हमारे ऊपर। दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा, अगर दूसरा का बात करें, एप्लीकेशन दूसरा का बात करते हैं, तो वो है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छा समझिएगा, ठीक है। रिकॉइल ऑफ अ गन, तो रिकॉइल ऑफ अ गन मतलब होता क्या है, तो इसमें होता क्या है ना कि जब भी आप देखोगे वॉरियर्स को जो गन शूट करते हैं ना, मतलब बुलेट, अब क्या होगा कि बुलेट गन, जब गन चला रहे हो आप तो क्या होता है ना कि जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे होगे कि जब बुलेट उस गन से छोड़कर आगे निकलती है ना, तब क्या होता है ना कि जिस तरह जितना फोर्स से वो आगे गया वो भी कुछ ना कुछ फोर्स उस बैकवर्ड की ओर लगाएगा, ठीक है, जिसके कारण गन क्या होता है ना बैकवर्ड चले जाता है, जैसे कि आप फिगर में देख ही रहे होगे। तब होता क्या है ना कि ये बुलेट वर्क कैसा करता है, ये भी तो आपका दिमाग में होगा कि बुलेट वर्क क्या करता है। तो देखिए बुलेट का जो आगे का पोर्शन होता है ना, सिर्फ हम उसको बुलेट कहते हैं, पीछे वाला पार्ट को बुलेट नहीं कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, इसमें एक्सपोजल बारूद रहते हैं, और यहाँ पे एक क्लिप टाइप का होता है जिसको हिट करने पर ये बारूद है ना एक्सप्लोज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है ना कि ये जो इसको खोली भी बोला जाता है, ठीक है। इसको मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, लेकिन इसको सब यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्मी जितने भी हैं डिफेंस में वो भी इसको यही बोलते होंगे खोली, और आगे वाला को ही बुलेट कहा जाता है। तो ये बुलेट है ना, जब स्पार्क किया ये जला इसके अंदर, तो ये है ना, ये जो आगे वाला पोर्शन यही बुलेट है जो पूरा स्पीड से आगे निकल जाता है, ठीक है। तो स्पीड इसका बहुत ही ज्यादा होता है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो अब क्या होता है कि यही प्रोसेस होता है बुलेट के पीछे, तब जाके ये पूरा स्पीड से निकलता है और गन को भी पीछे की ओर ढकेलता है। तो देखिए अब गन चलाने का प्रॉपर वे क्या है ना कि जब गन को हम शूट करते हैं ना तो उसको हम इस जगह पर एक सपोर्ट देते हैं, क्यों, क्योंकि ताकि उसका जो बैकवर्ड फोर्स है जो रिक्वाइल करता है ना उसको हम रिड्यूस कर सके, ताकि क्या है ना कि हम एक कांस्टेंट रख के उसको शूट कर सके, और ये आपका रोकेगा उसको रिक्वाइल ज्यादा होने से, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करोगे, ऐसे करके चलाओगे, ठीक है, इसको कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो क्या आपको डायरेक्ट मुंह पर हिट करेगा, आपके फेस पर हिट करेगा, जो कि एक बहुत ही डेंजरस बात है। तो ये प्रॉपर वे है चलाने का गन, ठीक है। तो ये बात था आपका दो एप्लीकेशन, ठीक है, आप समझ गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल में बने रहें और अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह आप देखते रहें। और अगर आपको किसी लगता है कि आपको इस कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए इसी तरह बने रहें और आपका प्यार हमारे चैनल के प्रति रहे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।